हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। इस वाले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन करते हैं जून 2024 वाले एग्ज़ाम का, जो कि पार्ट सी में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, तो इस वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि हमें ये वाला जो सेट दे रखा है, इस सेट की इन्फीमम निकालनी है। तो इस सेट में दे क्या रखा है, पहले तो हमें वो देखना है। तो इस सेट में हमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 1+y' का होल स्क्वायर √dt, ये वाला जो इंटीग्रल है जहाँ पर y बिलोंग करता है C1 a टू b। ये इसका क्या मतलब है कि a से b कोई भी इंटरवल है और उसके ऊपर C1 का मतलब है कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स y इस सेट में इसमें बिलोंग करता है। दैट मीन्स y एक ऐसा फंक्शन है जो a से b इंटरवल के अंदर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है मतलब y कंटिन्यूस भी है और उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। ठीक है, और साथ में ये कंडीशन दे रखी है कि y एट a जो लोअर लिमिट है उसके ऊपर a² है और y एट b जो अपर लिमिट है उसके ऊपर b-5 के इक्वल है। तो साथ में ये वाली कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है उस वाले y के लिए जो हमें, और y किसका फंक्शन है, हमें y ऑफ t टाइप से लिख रखा है, तो y t का फंक्शन है। तो इस ऐसे y के लिए हमें ये वाले इंटीग्रेशन की t की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आ जाएंगी वैल्यूज़। तो उन सारी जो इंटीग्रेशन की जो भी ये सारी वैल्यूज़ आएंगी उनका एक सेट बनेगा। उस सेट की हमें क्या निकालनी है, इन्फीमम निकालनी है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज़ अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, इंटीग्रेशन a टू b 1+y' का होल स्क्वायर √dt। तो ये वाला जब t की जगह पर हम x भी लिख देते कई बार कि y अगर x का फंक्शन है तो यहाँ पर t लिखा हुआ है x की जगह पर। तो ये वाला फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि हम निकालते थे कि एक पॉइंट से एक लाइन है उसके बीच की डिस्टेंस है, फिर एक कर्व से दूसरी कर्व के बीच की डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये देखेंगे कि इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है और इस कर्व के ऊपर, कर्व या लाइन जो भी है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता था, हम जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में पढ़ते थे। तो ये इसका मतलब कि हमें, और इन्फीमम भी बोल रखा है। देखो इन्फीमम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि शॉर्टेस्ट वैल्यू पूछी है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अब ये वाली चीज़ ध्यान से देखो। तो हमें तो वहाँ पर अगर बोला जाता था कि फंक्शनल में हमें जो वेरिएशनल प्रॉब्लम दी जाती थी, हमें ये बोला जाता था कि कोई ये वाली जो लाइन दे रखी है, ये वाला पॉइंट दे रखा है, या फिर ये दो कर्व दे रखे हैं अलग अलग, जिस एक को जी मान लेते हैं एक को एच मान लेते हैं, कि इन कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो हम क्या करते थे कि एक कर्व के ऊपर कुछ पी पॉइंट मान लेते थे, p x y। ठीक है, यहाँ पर अप जैसे t और y लिख रखा है तो हम ty मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे p ऑफ x1 y1, और यहाँ पर इसके ऊपर h वाले के ऊपर कोई पॉइंट हम मान लेंगे q ऑफ x2 y2। ठीक है, तो इन वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पे हमें, फिर हम x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यूज़ है, और वहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता था, इंटीग्रेशन हमारा, क्योंकि x को हम मान रहे हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर dx आता था और यहाँ पर x1 से x2 इंटीग्रेशन होता था, और यहाँ पर जो भी हमारा ये वाला जो होता था 1+y' का होल स्क्वायर √, कुछ इस तरीके से हम लिखते थे। तो यहाँ पर अगर t लिखा है तो अभी हम t भी लेकर चल सकते हैं, या फिर हमें कैलकुलेशन करनी है, या फिर हम x भी मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब अंदर में ये वाला जो दिया हुआ होता है इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम अपनी जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फंक्शनल बोलते हैं। तो इसी फंक्शनल को हमें क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना है। इसकी जो y की जो वैल्यू होती है उसके, y की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम वैल्यू देगा। और जब हमें इस टाइप का फंक्शनल दिया हुआ होता है बेसिकली, जैसे कि पिछले जो लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ अलग टाइप का फंक्शनल दे रखा था, तो लेकिन
यहाँ पर जो है ये एक स्पेशल टाइप का है। अगर इस तरीके का हमें दे रखा है √1 प्लस के वाई डैश का होल स्क्वायर, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला हमें दे रखा है कि हमें दो अलग अलग कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए इस टाइप का फंक्शनल यूज होता है। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ कौन सी होती है कि हमें निकालना, तो हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस सेट की इन्फीमम का मतलब यही है। तो अब ये वाली चीज़ में देखो, इसमें फंक्शनल कौन सा दे रखा है 1 प्लस वाई डैश टी का होल स्क्वायर, ये मतलब ये दे रखा है हमें 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है जो हमें अंदर लेते थे इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर देखो इसमें एक स्पेशल वाली जो हमारी स्पेशल फॉर्म्स होती थी 2-3, उनमें से इसमें वो वाली फॉर्म लगेगी जो हमारा जो एफ दे रखा है वो फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है। तो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है ना, इसके अंदर सिर्फ वाई डैश वाली टर्म्स है, इसमें ना तो एक्स प्रेजेंट है ना वाई प्रेजेंट है। तो इस टाइप का जब भी फंक्शनल होता है तो उसका जो एक्सट्रीमल बनता है, एक्सट्रीमल दैट मीन्स वाई की वैल्यू, तो उसका जो एक्सट्रीमल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है कुछ इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी टाइप की एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है एक्सट्रीमल। ठीक है, तो ये वाला एक्सट्रीमल हमें मिल जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शनल है वो फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा जो फंक्शनल है वो फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई होता है तो हमें सिर्फ वाई डैश की टर्म्स होती हैं, तो हमारा एक्सट्रीमल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ए एक्स प्लस बी टाइप की। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर कर्व्स कौन कौन सी होंगी जिनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो वाली चीज़ भी वेरीफाई करनी है, हमें पता लगानी है। तो अभी देखो कि यहाँ पर देखो जो हमें दे रखा है ना, वाई एट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट के ऊपर सॉरी ए स्क्वायर, वाई एट बी इज इक्वल टू b-5। यहीं से हम क्या आइडिया, देखो ए से बी जा रहे हैं ना, ए से बी, इंटरवल ए से बी है, तो इसका मतलब एक जो टी दे रखा है ना, टी मान लो या फिर एक्स मान लो, हमें ज़्यादा इजी रहता है कि हम एक्स लेकर चलते हैं मोस्टली, तो हम एक्स भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि एक्स है ना वो ए से बी वेरी कर रहा है, एक्स की लिमिट्स ए से बी जा रही हैं। तो यहाँ जो हम x1 x2 लेते थे इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो वाले x1 x2 की वैल्यूज़ हमारी ए और बी कुछ इस तरीके की हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये सिर्फ हमें नोटेशन के लिए दे रखा है इंटरवल में दिखाने के लिए। तो ये वाला जो हमें दिया हुआ है इसके लिए हमने ये देखना है कि जो हमारी ए और बी की जो वैल्यूज़ मिली हैं इनके अकॉर्डिंग कर्व्स कौन सी होंगी। देखो जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की कर्व है जिसको हमारा ये ए वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है। और जो ये b-5 वाला है, इसको ये वाली कौन सी टाइप की कर्व है, यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि y इज इक्वल टू ये वाली कर्व है x-y=x-5 वाली कर्व है। जब हम इसमें b पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पर तब हमें मिलेगा y@b=x-5। दैट मीन्स हमारे पास ये वाली कर्व्स दे रखे हैं y=x² एंड y=x-5। तो ये वाला तो एक पैराबोला है और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस पैराबोला y=x² और ये वाली स्ट्रेट लाइन y=x-5, ये वाली दो जो हमें पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दे रखी है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे सेट की इन्फीमम होगी। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ अगर यहाँ से क्लियर हो गई तो अब हमारा ये क्वेश्चन सिंपल हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो वेरिएशनल प्रॉब्लम होती थी उसमें कन्वर्ट हो गया। और अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, उस वाले मेथड से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मेथड से हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर ये हमें y निकाल करके y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके तो यहाँ से हमें वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते थे, देखो इस वाले को मैंने सोल्व किया है यहाँ पर आगे पूरा। तो गिवन सेट की जो इन्फीमम होगी वो क्या हो जाएगी, विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y=x² एंड द लाइन y=x-5। तो हम क्या मानते थे, उन जो हमारी वो जो दो हम कर्व्स लेते थे, एक को हम g मान लेते थे, एक को h मान लेते थे, जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है।
ठीक है। तो अभी ये वाली हमने दोनों को ड्रॉ कर लिया, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र को ड्रॉ कर लिया और ये वाली y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वाली को भी ड्रॉ कर लिया। तो हमने p एक पॉइंट x1 y1 मान लिया जो इस वाली पैराबोला के ऊपर है, और q एक पॉइंट मान लिया आर्बिट्रेरी जो ये वाली लाइन के ऊपर है। अब जैसे देखो यहाँ पर यहाँ में मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अभी ये वाला क्यू पॉइंट है, ये भी तो वेरी करता रहेगा ना, जैसे कि ये वाला पी वाला कभी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरीके से अलग अलग पोजीशन होंगे। ऐसे ये वाले क्यू की भी अलग अलग ऊपर नीचे इस तरीके से यहाँ 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 अलग अलग सी पोजीशंस होंगी। तो हमें ये देखना है कि जो ये क्यू की पोजीशन है, दैट मीन्स ये वो वाला केस है जो मूविंग बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो होती थी, वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो मूविंग बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में हमारे पास केसेज होते थे कि एक बाउंड्री एक वाला पॉइंट फिक्स है, दूसरी कर्व के दूसरा जो पॉइंट है वो किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, फिर दूसरे वाला फिक्स है, पहला वाला पॉइंट किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, और एक तीसरा केस था कि मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है तो कम से कम एक पॉइंट तो मूव करेगा। तो तीसरे वाला केस कौन सा था कि जब दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ये वही वाला केस है कि दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं पी और क्यू आर्बिट्रेरी, आप P1 P2 भी मान सकते हो, कुछ भी, ऐसे PQ हमने मान लिया। तो पहला पॉइंट है वो तो ये वाली कर्व है जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, इसके अलोंग मूव कर रहा है। जो दूसरा पॉइंट है ये वाली कर्व है जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसके अलोंग मूव कर रहा है। तो अभी जो हमें ये ऐसे ही जो ये मिले हैं ये पॉइंट्स PQ इस तरीके से, यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स है P, यहाँ पर P वेरी करेगा इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे Q मूव करेगा इसी तरीके से, क्योंकि P की जो मूवमेंट है उससे ये वाली कर्व पैराबोला बनी है, और क्यू की मूवमेंट से ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो बनी है। तो अभी हमने क्या निकालना है, मतलब पी, जैसे मान लो पी यहाँ पर हुआ कुछ, क्यू यहाँ पर हुआ, तो इन वाली ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए, या फिर अगर पी यहाँ है क्यू कुछ यहाँ है ये वाली शॉर्टेस्ट होगी, या फिर जब पी वाला मान लो यहाँ है क्यू यहाँ है, तो कब कौन से केस में कहाँ पर पी और क्यू कहाँ पर होंगे, तब ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों कर्व, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व के बीच में कौन से केस में शॉर्टेस्ट होगी, वही उस वाले सेट की इन्फीमम होगी। ठीक है, ये वाला हमें विजुअलाइज हो गया ग्राफिकली कि हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो अभी हमने ये वाली चीज़ देख लिया कि जब हमारे जो फंक्शनल है वो एक्स और वाई से फ्री दे रखा है, तो एक्सट्रीमल, देखो एक्सट्रीमल क्या था कि वाई की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शनल है वो एक्सट्रीम वैल्यू दे दे, तो हमारे यहाँ पर कौन सा है, मिनिमम वैल्यू वाला केस है। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू मिले हमें फंक्शनल की, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस मिले जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं इन दोनों कर्व्स के बीच की। तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वाई हमारा क्या मिल गया था, एक्सट्रीमल क्या मिल गया था, स्ट्रेट लाइन मिल गया था ax प्लस बी। तो वो ax प्लस बी कुछ इस तरीके का होगा ना, वो ax प्लस बी क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ax प्लस बी है तो वहाँ से हमने बता दिया कि एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को बता रहा है, वो डिस्टेंस बता रहा है, किसकी डिस्टेंस, इन पी और क्यू पॉइंट्स की डिस्टेंस। पी और क्यू पॉइंट्स की डिस्टेंस का मतलब है इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस को बता रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, और इन्फीमम से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो हमें अपने क्वेश्चन को इस तरीके से, मतलब कि जो उसका ओवरऑल जो मीनिंग है ना वो समझना है कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है। वो मैथमेटिकल लैंग्वेज तो लिखी है, लेकिन उस मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली हमें ये बोल देते ना कि इस पैराबोला और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकाला, वो तो हम वहाँ से भी निकाल सकते थे जो हमने बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग में 12th क्लास में पढ़ रखा उस तरीके से। तो हमारी ये वाली चीज़ के यूज कैसे होता है, वेरिएशन जो हमने वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़ी है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, तो ये वाली चीज़ हमें यूज करनी है, ये वाली चीज़ ही यूज करनी सीखनी है। तो इसलिए ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हमें ये पता चल गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से। अब ये क्यू है, जैसे यहाँ पर जरूरी थोड़ी यहाँ पर ही हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इस तरीके से पी भी अलग अलग पोजीशंस पे हो सकता है। तो हमने एक आइडल सी सिचुएशन ऐसे मान ली कि जहाँ से ये हमारी लाइन पास हो रही थी, वैसे नोटेशन के लिए यहाँ पर लिखा गया है। इसको ऐसे कन्फ्यूज मत कर जाना कि ये तो जैसे ये वाली लाइन है ये पास हो रही थी तो ये 50 वाला पॉइंट है, तो x2 y2 को हम 50 ही मान कर चले, क्योंकि ये क्यू
तो मूव कर रहा है ना, तो इस वाली लाइन के ऊपर नीचे इधर इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हमें बस एक नोटेशन के लिए किसी भी एक जगह पर हमने इस लाइन के ऊपर करके दिखा दिया क्यू को, तो आप कहीं भी चाहे कन्फ्यूजन ये दोनों पॉइंट में ना हो तो यहाँ भी लिख करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हमें ये वाली चीज़ देखनी है कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं ना यहाँ पर x1 से x2, तो हमें अपनी ये x1 और x2 निकालनी है p और q के लिए, तो तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो ये वाली चीज़ है, तो x1 x2 निकालने हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि a और b की वैल्यूज़ आएंगी तभी तो हमें, अभी तो हमें एक्सट्रीमल कर्व का पता चला है, पर a और b पता चलेंगे तब एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि वो अब ax प्लस बी टाइप से तो बहुत सारी कर्व्स बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो वो वाली कौन सी होगी स्ट्रेट लाइन जो इस वाली डिस्टेंस को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। जैसे कि ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है, जो यहाँ ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी टाइप की, इस तरीके से जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर पी मान लो, यहाँ पर क्यू मान लो, इनको मिला रही है और इनके बीच की ये वाली कुछ डिस्टेंस आ रही है, पर इस वाली डिस्टेंस से तो बड़ी हो गई ये वाली डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली पता तभी चलेगा जब हमें ए और बी की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, तो हमें हमारी जो स्ट्रेट लाइन वाई है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों कर्व्स के, जो ये गिवन पैराबोला और लाइन जो दे रखे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको जो मिनिमाइज कर रही है वो वाली हमें पता चलेगी। तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, हमें उस गिवन फंक्शनल के लिए अपना एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्सट्रीमल भी निकालना है और वो एक्सट्रीम वैल्यू भी निकालनी है फंक्शनल की, और जिस एक्सट्रीम वैल्यू को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर गिवन सेट, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस गिवन सेट की इन्फीमम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है वो किस तरीके का, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये दे रखा था ना ऐसे, तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये वाली वैल्यू हमें फंक्शनल की एफ की दे रखी है। तो ये वाला एक्स और वाई से फ्री है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि एक्सट्रीमल है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये वाला जो केस है इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस। अभी इसके बाद जो पॉइंट पी और क्यू है हमने मान लिए। अब देखो पी और क्यू पॉइंट है ना, ये पी और क्यू पॉइंट, इन पी और क्यू को, पी तो है पैराबोला के ऊपर वाला पॉइंट और क्यू कौन सा है, ये वाली y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वाला पॉइंट, लाइन के ऊपर वाला पॉइंट। तो जो हमारी जो एक्सट्रीमल कर्व है ना, ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये वाली लाइन तो इन दोनों पैराबोला और लाइन इनको मिला रही है, इनको ज्वाइन कर रही है। तो ऑब्वियसली ये पी और क्यू पॉइंट से, पी से क्यू पॉइंट या फिर क्यू से पी हमें ऐसे जाना है, तो हमें दोनों ही पॉइंट पी और क्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस एक्सट्रीमल कर्व वाली एक्सट्रीमल वाली कर्व को इसीलिए बोला है कि पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 बोथ सेटिस्फाई एक्सट्रीमल कर्व ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो एक्सट्रीमल कर्व ये थी, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी और y2 इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। अब देखो जो हमारा p पॉइंट है ना वो किसके ऊपर लाई करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर लाई करता है, तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पैराबोला वाली को, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर। और जो हमारा ये q वाला जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू एक्स टू माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से, इक्वेशन नंबर 2 से हमें y1 की वैल्यू मिली, इक्वेशन नंबर 4 से भी y1 की वैल्यू मिली, तो दैट मीन्स ये वाली लेफ्ट साइड बराबर थी दोनों की, तो राइट साइड भी बराबर होंगी, तो a x1 प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल के x1 को ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन 6 मिल गई। ऐसे ही जो इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ से y2 की वैल्यू मिली है और इक्वेशन नंबर 3 से y2 की वैल्यू मिली है, तो a x2 प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा इसके x2 माइनस 5 के। यहाँ से हमने लिख दिया 3 एंड 5 से, तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई इस तरीके से। तो अब क्या होता है, अब ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशंस होती हैं कि जो हमने जो दो कर्व्स ली थी हमारी जी और एच, जैसे जी वाली मान लो हमने पहली वाली कर्व इस वाली को मान लिया, पैराबोला वाली कर्व को देखो लिख रखा है साथ में कि इसको तो हमने जी कर्व कंसीडर कर लिया और इस वाली को हमने एच कर्व कंसीडर कर लिया। तो एक हमारे पास ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन होती थी कि जो हमें जो अपना एफ दे रखा है उसके साथ हमें जो दो कर्व्स दे रखे हैं जिनके बीच की हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उनके लिए
ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन है, ये हमको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसका एक वो स्पेशल केस होता है कि जो हमारा एक्सट्रीमल अगर जो हमें दे रखा है ना इस तरीके का a×√1 + y' का होल स्क्वायर अगर इस तरीके का दे रखा हो तो फिर वो ये ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन एक ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऐसे φ' y' में =0 में कन्वर्ट हो जाती है। पर उस वाली में करके जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी के अंदर जाना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है अगर इससे अलग टाइप का फंक्शनल आए तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए हम ऑर्थोगोनलिटी की बजाय डायरेक्टली हम ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन से ही करते हैं, ठीक है। तो अभी ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन क्या होती है कि जो हमें f दे रखा है, जो हम f(x, y, y' हमने जो वो वाला फंक्शन लिखा है, तो f प्लस के अगर g वाली कर्व ली है तो g' माइनस y' कर्ल f/कर्ल y' एट द पॉइंट x = x1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एट पॉइंट p, जिस p को हमने लिखा है x1 y1, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x1 पॉइंट के x = x1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एट पॉइंट p भी लिख सकते हो =0। ये वाली ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन होती है g वाली कर्व के लिए। तो अब g वाली कर्व हमने किसको माना, y = x² को, तो g' कितना हो जाएगा x², ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 + √1 + y' का होल स्क्वायर। तो ये वाली g' की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2x आ गई थी माइनस के y', और y' की वैल्यू देखो y को हमने, हाँ यहाँ पर y' लिखना है भाई, तो y', और यहाँ पे कर्ल f/कर्ल y' देखो, कर्ल f/कर्ल y' की वैल्यू ये कैसे आएगी। तो जो हमें जो y दे रखा है, हमें ये वाला दे रखा है f दे रखा है, सॉरी ये वाला f है, तो 1 + के y' का होल स्क्वायर, 1 + के y' का होल स्क्वायर √, ये हमें f दे रखा है। तो इसका हमें क्या करना है, कर्ल f/कर्ल y' करना है, मतलब ये लगा लो f(y') निकालना है, y' के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये इस पूरा ही y' का फंक्शन है, तो ये कुछ ऐसा होगा ना √x टाइप का। तो इसका क्या होता है 1/2 √x होता है इस तरीके से। तो 1/2 इंटू √ऑफ किसका, इस जो रूट के अंदर है, तो 1 + के y' का होल स्क्वायर इनटू में क्या होता है, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y' हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू y' क्या आएगा, y'/1 + y' का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी 1 + y' का स्क्वायर, इसका √, ठीक है। तो यही लिख रखा है साथ में। तो जो ये वाली टर्म थी ना कर्ल f/कर्ल y', उसकी जगह पर ये लिख रखा y'/1 + √1 + y' का होल स्क्वायर, यहाँ पर y' का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एट द पॉइंट x = x1 वाले पॉइंट पर हमें ये वाली वैल्यू =0 करनी है। तो अब देखो यहाँ से जो इसके नीचे तो 1 है, तो जब इस वाली टर्म में ये वाली चीज़ का और 1 का एलसीएम लेंगे तो इस वाली टर्म की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इससे ये सेम है तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो अंडर रूट वाली थी तो इसकी पावर 1 बन जाएगी हाफ हाफ करके। तो प्लस में बीच में प्लस का साइन है, और ये कितना हो जाएगा 2x - y इंटू में ये वाली टर्म y', और नीचे यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा, नीचे √ऑफ ये वाली टर्म 1 + के y' का होल स्क्वायर एट दिस x1 = 0। तो इस वाले को जब हम राइट साइड में निकाल लेकर जाएंगे तो ये वाला ऊपर वाला न्यूमिनेटर 0 बन जाएगा, तो इसलिए वो वाली टर्म लिखनी रखी नीचे वाली। तो ये वाला मिल गया। अब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से बनेगा 1 + के y' का स्क्वायर प्लस के 2x y' माइनस के ये y' था यहाँ पर, ये बोला था ना कि यहाँ पर क्योंकि g' माइनस y' है ना, तो यहाँ पर y' है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये वाला y' है, तो बाहर वाले y' से मल्टीप्लाई होगी तो ये y' का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखो ये लिख रखा 1, ये वाली टर्म ऐसे लिख रखी है 1 + y' का होल स्क्वायर प्लस के 2x इंटू इसकी y' के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस की y' के साथ y' का होल स्क्वायर एट x = x1 = 0। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन गया 1 + के 2x इंटू y' एट x = x1 = 0। अब देखो y' हमारा हमने क्या लिया था ax + b लिया था, है ना। तो y' कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो यहाँ पर y' की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 + 2x इंटू a एट x = x1। अब x की जगह पर यहाँ पर x1 पुट कर दो, तो 1 + के 2a x1 = 0 बन जाएगा।
तो यहाँ से हमें ये वाली तो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन सोल्व होकर मिल गई, किसके लिए, जी वाली कर्व के लिए, जो पैराबोला हमने कंसीडर किया था। जो दूसरी वाली अब ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन हमने दूसरी कर्व के लिए भी निकालनी है, तो ये वाली कर्व है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वाली। तो ये वाली कर्व के लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे, जैसे वहाँ पर g लिखा था ना, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, क्योंकि इस वाली कर्व को हमने h कंसीडर किया था। तो f प्लस एच डैश माइनस वाई डैश कर्ल f अपॉन कर्ल वाई डैश एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। वहाँ पर x इक्वल टू x1 था, यहाँ पर x इक्वल टू x2 होगा, या फिर लिख सकते हो एट पॉइंट q x2 y2, क्योंकि ये वाला जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड वाली जो वो लाइन थी, उसके ऊपर हमने पॉइंट कौन सा कंसीडर किया था, क्यू कंसीडर किया था, और पैराबोला पे हमने पी कंसीडर किया था। तो दोनों में डिफरेंस यही आया कि वहाँ पर इसमें जी था और यहाँ पर एच डैश की जगह पर, और एक्स की जगह पर एक्स इक्वल टू x2 की जगह पर उसमें एक्स इक्वल टू x1 था। तो ठीक है, अब इसके बाद हमने f की वैल्यू पुट कर दी। h डैश देखो, h हमारा ये है ना x माइनस 5 वाली कर्व, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, माइनस 5 का 0 हो जाएगा, तो h डैश की वैल्यू 1 आ गई। माइनस वाई डैश इंटू कर्ल f अपॉन कर्ल वाई डैश की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, वाई डैश अपॉन ये वाली टर्म, ठीक है, एट x इक्वल टू x2। तो इस वाली को जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही क्या होगा, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो फिर एलसीएम ये वाली टर्म हो जाएगी, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी पावर 1 बन जाएगी। 1 माइनस की वाई डैश इंटू में ये वाला बाहर वाला वाई डैश से मल्टीप्लाई होगी एट x इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इस वाली टर्म को हमने ऐसे खोल के ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमें सोल्व करने के बाद हमें ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 प्लस वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 मिल गया। अब वाई डैश क्या है, क्योंकि y तो ax प्लस b आया था हमारा, तो वाई डैश कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस ए, अब इसमें x तो बचा ही नहीं, एट x इक्वल टू x2 लिखे, मतलब x होता तब उसकी जगह x2 पुट करते ना हम, तो ये 1 प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, हमें a की वैल्यू हमें -1। देखो अभी हम एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमने वो वाली चीज़ कंसीडर करी है ना कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी माना है, हमने ए एक्स प्लस बी कंसिडर किया है, इसको जो गिवन इक्वेशन में a से b लिमिट दे रखी है उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये वाले हमने, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हम इसको सी वन एक्स प्लस सी2 कंसिडर कर सकते हैं, ये वाले a और b को, ये वाली चीज़ को वो वाले जो इंटीग्रेशन के अंदर उन्होंने नोटेशन में a से b लिख रखे हैं, कि हम वहाँ पर x1 से x2 लेकर चलते हैं जनरली। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें ये वाली चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी कि जब लिखते टाइम, कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें c1 इंटू एक्स प्लस सी2 कर सकते हैं हम, ताकि हमें अगर वहाँ पर भी ए बी ले रखा था तो ये वाला ए बी, ये वाला ए बी और वो वाला ए बी अलग अलग है, कि वो हमें सिर्फ ये वाली चीज़ बता रखी है कि हमें ए से बी पर जाना है, और हमारा जो एक्स है वो ए से बी तक वेरी कर रहा है। तो जो हम जहाँ यहाँ पर जो x1 और x2 अपना लेकर चल रहे हैं, तो अगर आपको गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलना है वहाँ पर ए और बी, तो आप जो हमने x1 x2 लिए हैं तो वो वाले ए और बी होंगे, और इनको आप कुछ c1 और c2 मान सकते हैं, इन वाले ए और बी को, ए इंटू ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, तो अब यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, -1 मिल गई। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 8 जो हमें मिली थी, ये वाली 1 प्लस ए 2a इंटू x1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये यहाँ से 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमें मिल गई, 1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। x1 की वैल्यू और a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में यूज़ कर दो। देखो इक्वेशन नंबर 6 कहाँ पर थी, यहाँ पीछे थी, ये वाली, a माइनस के x1 इंटू x1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें -1 मिली है, ये वाली कहाँ पर है, a की वैल्यू -1 मिली है, और x1 की वैल्यू हमें, हाँ a माइनस के 1 था ना, तो a की वैल्यू -1 लिख दी, माइनस के 1 इंटू में, सॉरी ये वाली वैल्यू थी यहाँ पर, तो a माइनस के x1, तो a की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू 1/2 है, इंटू में बाहर x1 था प्लस के b इज इक्वल टू 0 था, तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से हमें मिल गया, सोल्व होकर b की वैल्यू 3/4 मिल गई। ठीक है, b की वैल्यू और a की वैल्यू अब जब हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 7 हमारी कहाँ पर थी, ये वाले पीछे वाले पेज पर थी इक्वेशन नंबर 7। देखो a-1 इंटू x2 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पुट किया,
a माइनस के वन इंटू एक्स टू प्लस बी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से -2x इंटू एक्स टू प्लस बी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये वाली चीज़ से हमें सोल्व करके मिल गया कि जो ये वाला जो -2 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस फाइव। तो यहाँ से हमें एक्स टू की वैल्यू ये वाली मिल गई, बी की वैल्यू 3/4 आई थी, ये वाली पुट कर दी। तो एक्स टू की वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करके 23/8 मिल गई। किसकी वैल्यू? एक्स टू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स टू की वैल्यू भी मिल गई। तो जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना यहाँ से x1 से x2, तो हमें x1 और x2 की x1 की वैल्यू 1/2 मिल गई थी और x2 की वैल्यू 23/8 मिल गई थी। दैट मीन्स हमें दोनों लिमिट मिल गई, लोअर और अपर दोनों लिमिट्स मिल गई। और यहाँ पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिली थी? -1 और बी की वैल्यू 3/4। तो जो हमारा जो एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन था या फिर एक्सट्रीमल था या फिर आपको ये बोल सकते हो कि दैट वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस इज मिनिमम, दैट मीन्स जिसके लिए हमें वो इन्फीमम मिलेगी वैल्यू, वो वाला y कौन सा होगा? वो वाला y ये होगा, ax प्लस बी माना था ना, तो a की वैल्यू -1 पुट कर दी, b की वैल्यू 3/4 पुट कर दी, तो ये वाली हमें मिल गई। अगर आपको सिर्फ इतना बोला हो कि उस वाला जो वो वाला जो इंटीग्रल था उसके लिए एक्सट्रीमल बताओ, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा y की जो ये वैल्यू है। दिस इज द एक्सट्रीमाइजिंग लाइन जो हमने वो निकाली थी ना ax प्लस बी मान के, जो वो वाली लाइन थी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही थी, वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई उसकी। क्योंकि ऐसे तो ax प्लस बी करके तो बहुत सारी लाइन मिल जाती, तो एग्जैक्ट कौन सी मिल गई? -(x + 3/4), तो ये वाली लाइन मिल गई। ये एक्सट्रीमाइजिंग लाइन है फॉर द गिवन या फिर एक्सट्रीमल है फॉर द गिवन फंक्शनल। ठीक है, नाउ टू फाइंड द क्योंकि हमें तो उस फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये वाले y को और इसके करस्पॉन्डिंग जो y डैश आएगा और ये जो x1 से x2 लिमिट आई, इनको पुट करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर x मान के चल रहे हैं, t वहाँ पर t दे रखा है तो आप t लेके चल सकते हो, तो -t + 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ये वाला y अगर हम लेंगे तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट x1 से x2, x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस की y डैश का होल स्क्वायर। y डैश कितना आएगा? ये वाले y से y डैश -1 मिलेगा, तो -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट dx। तो यहाँ से हमें मिल गया √2 मिल गया, ये वाला बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हमें ये वाली वैल्यू सोल्व करके 19 √2/8 मिल गई, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू किसकी आई? ये वाले इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू आई है, जो हमें उस गिवन सेट की इन्फीमम पूछी गई थी, या फिर हमें जो फंक्शनल दे रखा है उस वाले फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू आई है, वो ये मिल गई कितनी? 19 √2/8 विच इज़ रिक्वायर्ड इन्फीमम ऑफ द गिवन सेट, या फिर क्या बोल सकते हैं मिनिमम या फिर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शनल, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये वाली वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो यही वाला देखो ऑप्शन नंबर ए में 19 √2/8 दे रखा था हमको, ये वाला 19 √2/8, दैट मीन्स ये वाले बाकी वाले गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक था। इसमें ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो हमें दे रखा था y इज इक्वल टू y एट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, y एट b इज इक्वल टू b -5, वहाँ से ये वाली चीज़ एनालाइज करना कि ये हमें कौन सी टाइप की कर्व दे रखे हैं, और वो वाली इंटीग्रेशन के अंदर जो 1 + y डैश वाले टर्म का स्क्वायर दे के इंटीग्रेशन लिख रखा था, उस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ ढूंढ के निकालना कि ये वाला फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, तो ये इन दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। वो वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर वो वाली चीज़ हमें दिमाग में स्ट्राइक कर गई एग्ज़ाम के टाइम, तो तब हमारा ये क्वेश्चन इसकी में फिर बाद में सिर्फ सारी कैलकुलेशन है हमारे, ये 1-2 फॉर्मूले हमें ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन वाले याद होने चाहिए, तो तब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा सोल्व। तो अभी ये इसके अंदर सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको लगे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये जो क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो हेल्पफुल है, तो आप आगे शेयर कर सकते हैं इस वाले लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आगे वाले लेक्चर में हम कोई और दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसके हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे ही पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी कैलकुलेशन भी, और फिर उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है साथ में उसको भी रिवाइज करेंगे। सो
थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।